कैसे एक आदमी ने अपनी जर्नी 500 रुपये से शुरू की और उसे 5,000 करोड़ में एग्जिट की। जो आदमी बचपन में 1 रुपया दिन के हिसाब से काम करता था, उसने अपनी कंपनी का दिन का टर्नओवर 2 करोड़ कैसे बनाया? एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे किसी भी कंपनी ने नौकरी नहीं दी, लेकिन उसने 25,000 फ्रेशर्स को अपने कंपनी में जॉब दी। उसने एक लड़की से इसलिए शादी की क्योंकि वो ज़्यादा बोलती नहीं थी। कैसे एक इंसान ने अपने बिजनेस पोटेंशियल को पहचान कर रिस्क ली और कैसे बनाई भारत की सबसे पहली ब्लड टेस्ट की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी। कंपनी का नाम है थायरोकेयर और उसके निर्माता है डॉक्टर वैल्यू मनी। बात है 1959 की। कोयम्बटूर के पास अप्पानी के पदूर नाम का एक छोटा सा गांव है और वहाँ के गरीब घर में डॉक्टर वैल्यू मनी का जन्म हुआ। उनके पिताजी किसान थे और उनकी माताजी घर संभालती थी। परिवार को चलाने के लिए वो भैंसों को पालते थे और उनका दूध बेचकर घर चलाते थे। घर के हालात ठीक नहीं होने के कारण 10 साल की उम्र में ही उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उन्हें व्यवहारिक ज्ञान अच्छा था। उनका काम करने का तरीका देखकर उनके माता पिता उनको फॉलो करने लगे। अब वो इतने छोटे उम्र में ही अपने परिवार को संभालने लगे। 11 साल की उम्र में वो 4 घंटे का 25 पैसे के हिसाब से काम करते थे। उसके बाद 13 साल की उम्र में दिन का 1 रुपया उन्हें मिलने लगा। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। 11वीं 12वीं में उन्हें पढ़ाई के लिए किताबें ना होने के बावजूद मैथ्स में 200 में से 200 मार्क्स आए थे। उन्होंने अपने पढ़ाई के लिए अपने हालात का रीज़न कभी नहीं दिया। साल 1978 में उन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री पूरी कर ली। उसके बाद वो जॉब ढूंढने लगे। उन्होंने बहुत जगह अप्लाई किया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस ना होने का रीज़न देकर किसी भी कंपनी ने जॉब नहीं दिया। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि अगर भविष्य में मैंने कभी अपनी कंपनी बनाई तो उसमें सिर्फ फ्रेशर्स को ही लूँगा। बहुत मशक्क़त करने के बाद 1979 में जेमिनी कैप्सूल नाम की एक कंपनी में उन्हें जॉब मिल गई, लेकिन 3 साल के बाद वो भी कंपनी बंद हो गई और वो फिर से बेकार हो गए। अगर आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, तब समझ लेना कि तकदीर आपके लिए कुछ बड़ा सोच रही है। तभी अचानक से उन्हें पता चला कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में लैबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज निकली है, तो उन्होंने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया और वो 1982 में सीधा मुंबई चले गए और उन्हें वहाँ इंटरव्यू के बाद नौकरी भी मिल गई। अब वो मुंबई में एक महाराष्ट्रियन फैमिली में पेइंग गेस्ट रहने लगे थे। मुंबई आना तो एक बहाना था, लेकिन तकदीर ने उन्हें कुछ दूसरी वजह से मुंबई बुलाया था। डॉक्टर वैल्यू मनी की शादी की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब उनका बीएआरसी में 1 साल बीत चुका था। वहाँ के एक सिक्योरिटी ऑफिसर थे। उन्होंने डॉक्टर वैल्यू मनी को एक शादी का प्रस्ताव दिया। वो लड़की एसबीआई बैंक में काम करती थी, लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसे रिजेक्ट करने के बाद भी वो बार बार सेम प्रपोजल रखते चले गए, तो वो उन्हें मना नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि एक बार लड़की को मिल लेते हैं और उसे शादी के लिए डिमोटिवेट करते हैं। उन्होंने लड़की से 1 घंटा मिलने की मांग की। टाइम और जगह फिक्स हो गई और दोनों वहाँ मिलने आए। उन्होंने उसे बताया, मैं पेइंग गेस्ट रहता हूँ और हमेशा रहूँगा, आपकी तैयारी होनी चाहिए। गांव में एक घर है, लेकिन टॉयलेट नहीं है। घर में मैं बड़ा हूँ, इसलिए माता पिता की और भाई बहनों की शादी की जिम्मेदारी हमें ही उठानी पड़ेगी। अपने शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, वो आपको ही देना है और ये बात आपके पिताजी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये सारी शर्तें मंजूर है तो आपके पिताजी को घर भेजो।
उस 1 घंटे के मीटिंग में डॉक्टर वेल्यूमिनी 55 मिनट बोलते रहे और सिर्फ 5 मिनट सन्नाटा रहा। उन्होंने 1 घंटा चुप बैठने वाली लड़की पहली बार देखी थी। तभी अचानक डॉक्टर वेल्यूमिनी ने डिसाइड किया कि मुझे इसी लड़की के साथ शादी करनी है। लेकिन उन्हें लगा कि अब ये लड़की मेरे साथ शादी के बारे में कभी नहीं सोचेगी। लेकिन शाम को ही उस लड़की के पिताजी शादी फिक्स करने के लिए घर आ गए। शादी के बाद उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि आपने शादी के लिए क्यों हाँ कर दी। तो उन्होंने कहा कि पहली बात, मुझे आपकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो कि मैं नहीं हुई। दूसरी बात, मुझे बड़े घर में छोटी बनकर नहीं रहना, छोटे घर में बड़ी बनकर रहना है। उन्होंने 14 साल बीएआरसी में जॉब किया। उसके दौरान उनके हायर अथॉरिटीज़ ने उन्हें आगे सीखने के लिए मोटिवेट किया। सीखने की चाह और हायर अथॉरिटीज़ का सपोर्ट, इसके बदौलत उन्होंने 1988 में मास्टर्स की डिग्री पूरी की। उसके बाद 1995 में उन्होंने थायराइड में पीएचडी भी पूरी की। सब कुछ सेटल था। उनका घर, माता पिता, भाई बहन और उनके बीवी बच्चे सब अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन उनके पीएचडी के दौरान एक बात उन्होंने ऑब्जर्व की, वो उन्हें चैन से नहीं जीने दे रही थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि थायराइड टेस्टिंग के लिए रीएजेंट यूरोप से इंपोर्ट किया जाता है। उसकी कीमत 150 रुपये है, लेकिन ये इंडिया में मैन्युफैक्चर किया तो उसकी कॉस्टिंग मात्र 30 रुपये आती है। क्यों ना इसकी फैक्ट्री हम इंडिया में ही शुरू करें। उनके दिमाग में ये बात घूम रही थी, लेकिन उसके लिए उन्हें बीआरसी की नौकरी छोड़नी होगी। उन्होंने ये रिस्क लेने का सोचा। उन्होंने ये रिस्क ब्लाइंडली नहीं ली थी, उसके पीछे कैलकुलेशन भी किया। सबसे पहले उन्होंने अपना पासबुक देखा। पासबुक पर 2 लाख रुपए थे। उनका महीने का खर्च था 5,000 रुपये। इसके हिसाब से 3 साल तक वो सर्वाइव कर सकते थे। उनके ऊपर कोई ईएमआई भी नहीं था। वाइफ की भी तो जॉब थी और उनके पास एक प्रोजेक्ट का ऑर्डर ऑलरेडी था। ये सब सोचकर उन्होंने रिस्क लेकर 1996 में थायरोकेयर नाम की कंपनी शुरू की। उनका बिजनेस मॉडल काफ़ी सिंपल था। लो कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट देना। जो चीज़ महंगी मिल रही है उसे सस्ते में बेचो। और वो सस्ता करने के लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स दोनों बढ़ाया। जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करोगे उतना सस्ता प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। वो कहते हैं कि स्टैंडिंग मशीन्स आर लाइबिलिटी एंड रनिंग मशीन्स आर एसेट्स। इसी सोच के साथ भारत में पहली बार ब्लड टेस्ट की होम डिलीवरी उन्होंने शुरू की। उनका प्रोडक्ट लोकल लोगों को इजीली समझ में आए, इसलिए उन्होंने लोकल लैंग्वेज के एजेंट अपॉइंट किए। भारत के सभी जगह पहुंचने के लिए उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा आउटलेट शुरू किए। उसी आउटलेट के साथ वो भारत के 10,000 से भी ज़्यादा पिन कोड को सर्विस देते हैं। उनसे पहले भारत में दिन के सिर्फ 2 घंटे की थायराइड की टेस्टिंग होती थी, वो उन्होंने 24 घंटे शुरू की। उनकी कंपनी में वो हमेशा फ्रेशर्स को प्रेफरेंस देते हैं। उन्होंने 25,000 से भी ज़्यादा फ्रेशर्स को अपने कंपनी में काम दिया है। उसके 2 रीज़न हैं। एक, जब वो फ्रेशर्स थे उस वक्त उन्होंने फ्रेशर्स की मानसिकता समझ ली थी। और दूसरी, लो कॉस्टिंग। उनके कॉम्पिटिटर का एम्प्लॉय कॉस्ट था 25% और उनका था 10%। इनकी कंपनी में कोई भी डायरेक्ट ऊपर की कुर्सी नहीं पाता। अगर कुर्सी खाली हुई तो नीचे वाले को प्रेफरेंस देते हैं। ये एक नीचे वाले एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेशन रहता है कि ये ऊपर की कुर्सी जो खाली है वो मेरे लिए है। 2016 में थायरोकेयर कंपनी के शेयर्स NSE में लिस्ट हो गए। 2020 में कोविड के समय उनके कंपनी ने काफ़ी धमाल मचाई। उस समय PCR टेस्टिंग के लिए थायरोकेयर कंपनी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर थी। कंपनी का दिन का टर्नओवर था 2 करोड़ रुपए। थायरोकेयर कंपनी की शेयर प्राइस 450 से 1200 तक पहुंच गई थी। उनकी कंपनी ने $1 बिलियन का मार्केट कैप तैयार किया। ये सब तेजी से चल रहा था। तभी वो दिन भी आ गया जब डॉक्टर वेल्यूमिनी ने डिसाइड किया कि ये सब हमें छोड़ना है।
2016 में जब उनकी कंपनी NSE की लिस्ट में आ गई, उसके ठीक 50 दिन पहले उनकी वाइफ की कैंसर की वजह से मौत हो गई और उसके ठीक 50 दिन पहले उन्हें ये लास्ट स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उनके मौत के बाद वो कॉपी टूट चुके थे और उनके कस्टमर के डिमांड भी बदल रहे थे। इस सब से अब वो रिटायर होना चाहते थे, तो उन्होंने 2021 में अपने कंपनी के 66% होल्डिंग्स बेचकर इस बिजनेस की दुनिया से अलविदा ले लिया। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको ये दिखाना था कि कैसे एक इंसान ने अपना बचपन गरीब हालात में गुजर कर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, कैसे अपने लाइफ में आए हुए चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदला। उस वक्त डिसऑर्डर को कोई भी टेस्टिंग नहीं करता था, ये उन्होंने एडवांटेज देखा और एक बेस्ट ऑप्शन को चुना, कैसे रिस्क का कैलकुलेशन करके एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव किया। आशा है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। आपके बिजनेस के विषय में क्या राय है एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना।